कल हुई ईडी की छापेमारी के बाद आज गायत्री फूड एंड प्रोडक्ट कंपनी की मालकिन पायल मोदी ने खाया जहर। गंभीर हालत में इलाज के लिए भोपाल की बंसल अस्पताल में कराया गया भर्ती। कल हुई थी उनकी भोपाल समेत मुरैना सीहोर मुख्यालय में ईडी की रेड। वहीं दूसरी ओर भोपाल पायल मोदी के पति किशन मोदी का कहना है कि मैंने केंद्रीय मंत्री के व्हाट्सएप पर शिकायत की, कई बार कॉल किए लेकिन रिस्पांस नहीं मिला। चंद्र प्रकाश पांडे केंद्रीय मंत्री का साला है, वो अपने पावर का इस्तेमाल कर रहा है। उसने मुझसे 15 दिन पहले ही बोल दिया था कि ईडी छापा डालेगी। मुझसे पूछा था चूना भट्टी स्थित फ्लैट के बारे में, ये मेरे ससुर का फ्लैट है, वहां भी टीम पहुंची, मेरी पत्नी को परेशान किया। मेरी पत्नी ने ही सुसाइड नोट लिखा है। पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। मैंने फर्जी लैब रिपोर्ट की 1.5 साल पहले थाना में शिकायत की। सीईओ सुनील त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर करवाई, लेकिन अभी तक मेरी शिकायत नहीं सुनी गई। वहीं एसीपी अंजलि रघुवंशी का कहना है कि चूना भट्टी थाना क्षेत्र में डॉक्टर द्वारा महिला के जहर खाने की जानकारी दी गई थी। महिला की हालत गंभीर होने के चलते अभी तक महिला से पूछताछ नहीं की गई है। महिला के बयान के बाद ही अग्रिम जांच की जाएगी। महिला के पास से जो सुसाइड नोट मिला, इसकी पुष्टि के आधार पर भी अग्रिम जांच की जाएगी। हाँ जी बताइए। किशन मोदी मेरी वाइफ है, उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ यार वैसे तो मैं कि भाई पुराना हम लोगों ने एक एफआईआर की हुई थी 1.5 साल पहले, तो उसमें कुछ लोगों को पकड़ा भी गया था, लेकिन उस पर पूरी कार्रवाई नहीं की गई। चार्जशीट आ गई थी, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से चार्जशीट लगा करके सबके सारे केस को बंद कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने फिर दोबारा से अप्लाई किया है लोअर कोर्ट से ऑर्डर हुए हैं कि इनको इस पर दोबारा से जांच की जाए, लेकिन जांच की नहीं जा रही क्राइम ब्रांच में। और एक यहाँ आरटीआई एक्टिविस्ट है जो है भगवान सिंह राजपूत, वो सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है। हमसे 5 करोड़ की डिमांड भी की गई है उसकी लोगों के थ्रू कि पैसे दे दो नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा तुम्हारी कंपनी को। और उसने बर्बाद करने के लिए कोई छोड़ा भी नहीं है। हर बैंक में, हर एजेंसी में कंप्लेंट डाली हैं जो कि झूठी हैं सारी कंप्लेंट्स। और जितने भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं मुझ पर, वो मैंने ऑलरेडी उसकी एफआईआर की गई है और उसकी पुलिस के द्वारा पुष्टि की गई है कि ये सारी फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी द्वारा बनाई गई थी, उसकी गैंग के द्वारा बनाई गई थी, जिसमें हमारा कोई रोल नहीं है। लेकिन उसके बाद भी ईओडब्ल्यू ने एफआईआर की हमारे ऊपर और इतनी बड़ी रेड की, और ईडी की भी रेड हुई। ईडी की रेड तो ऑलरेडी सोची समझी साजिश थी जो कि वेद प्रकाश पांडे और चंद्र प्रकाश पांडे ने दिल्ली से की थी, जो कि चिराग पासवान जी के रिलेटिव हैं, और उनकी पावर का मिसयूज़ करके और आज हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी वाइफ की क्या हालत है अभी सीरियस हालत है, उन्हें साथ शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्या जो लेटर की बात आ रही है, लेटर लिखा है क्या सुसाइड? हाँ, सुसाइड नोट दिया हुआ है, पुलिस को दे दिया है हमने, चूना पुलिस को दे दिया। हाँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? सब यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, फैमिली को आज हराश कर रहे हैं, मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। तो उसने भोपाल लोकल के जो ब्लैकमेलर्स हैं, जो भगवान सिंह नाम राजपूत, हाँ, उसका दिल्ली वालों से क्या ताल्लुक है? वो उनको फंडिंग कर रहा है, दिल्ली वाला जो त्रिपाठी है, सुनील त्रिपाठी और वेद प्रकाश है, इनको फंडिंग कर रहे हैं इसको। ये पूरी एक गैंग है यहाँ पे जो सिर्फ यही काम करती है, ब्लैकमेल करने के लिए। ये चाहते क्या है, मतलब आपसे बर्बाद करना चाहते हैं साहब, की बर्बाद कर रहे हैं कारोबार में। इससे हाँ, कारोबार तो जब्त आपसे। कर ही लिया उन्होंने। जो मेरी हाजीपुर वाली फैक्ट्री है उस पर तो कब्जा करके बैठे हुए हैं। मैं 70% का शेयर होल्डर हूँ, उस पर भी कब्जा करके बैठे हुए हैं। जो यहाँ की कंपनी है उसको ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। 500-600 करोड़ का टर्नओवर था, जो 100 करोड़ का रह गया है। 1200 लोग पहले काम करते थे, 100 लोग काम करते हैं वहाँ। तो वैसे ही कंपनी तो बर्बाद हो चुकी है, कुछ बचा ही नहीं कंपनी के अंदर। आपका टोटल कितने का कारोबार है और वो लोग क्या चाह रहे हैं, मतलब उसमें चाह रहे हैं बंद कराना, कि कैसे बंद करा दें इस कारोबार को। वो कर ही दिया उन्होंने कारोबार, पुलिस को इन्फॉर्म किया, सब किया हुआ है। सारे आवेदन सभी जगह दिए हैं मैंने, सीएम साहब को भी आवेदन दिया है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैंने आवेदन नहीं अच्छा, दिया। आपके घर में आपकी वाइफ जो है इतनी परेशान हो गई है कि उन्होंने ये कदम उठा लिया। ये आप 2 बच्चे भी हैं, 3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और आप भी हैं, आप भी बीमार हैं। तो ये मतलब बहुत, तो जो परेशान हो जाता है सब उसी वही बता सकता है ना कितना परेशान है। आज परिवार परेशान होता है ना। आपने एक आदमी आज आप मुझ पे मारोगे, लेकिन परेशान तो मेरा पूरा परिवार ही होगा ना। तो परिवार परेशान है। आज वो उसने कर लिया, शायद मैं कर लेता। अच्छा, आपके चिराग पासवान से बात हुई है आपकी? नहीं, मेरी कोई बात या नहीं। उनने आपसे कांटेक्ट नहीं, मैंने उन्होंने मुझसे कभी कांटेक्ट किया, मगर मैंने उनको सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे आज से 1 साल पहले भेजी थी, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया उनके यहाँ से। मैंने सब चीज़ें बताई थी कि आपका जीजा चंद्र प्रकाश पांडे ने हमारे यहाँ ये किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हो सकता है उन तक जवाब नहीं पहुँचा हो सवाल मेरा, तो उन तक उनका जवाब नहीं आ पाया। नंबर वो कंफर्म है कि चिराग पासवान जी का? हाँ, नंबर तो इन्हीं का था मेरे पास। अच्छा, वो ये लोग चिराग पासवान का नाम लेके आपको धमकी दे रहे हैं और प्रेशर बना रहे सर हैं? वही है, उनका लोजपा का प्रवक्ता है वेद प्रकाश पांडे, उनका जीजा है, उनके पास है क्या इसके सिवा? आज वो वहाँ से बैठ करके किसी को भी घुमा देते हैं ना फ़ोन।
भाई किसी पे कुछ भी करवा सकते हैं ना तत्काल। अब मेरी फैक्ट्री बंद करा दी, लाइसेंस सस्पेंड करा दिए, ईओडब्ल्यू की एफआईआर करा दी रातों रात। सुबह मैंने रेड करवा दी, मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरी वाइफ को 3 दिन परेशान किया रेड के अंदर। अच्छा, अभी बड़ी एजेंसियों पर आप कह रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के कहने पर चल रही हैं, वो पहले बता देते हैं रेड करवाएंगे और आप मुझे तो बताया उसने, वेद प्रकाश पांडे ने, कि रेड हुई 29 तारीख को तुम्हारे यहाँ। तो रेड हुई, कहाँ बताया, कैसे बताया? फोन पे बताया, दिल्ली में बताया, दिल्ली था, फोन पे बताया। मुझसे पूछा कि चूना भट्टी वाला फ्लैट कहाँ है आपका, तो मैंने पूछा भाई तू क्यों पूछ रहा है, बोले ऐसे ही पूछ रहा हूँ। और जब से मेरे रेड आई सबसे पहले चूना भट्टी वाले फ्लैट की पूछी। क्या मतलब है इसका? जो लैब की रिपोर्ट है ये भी आरोप है। वो सारी लैब की रिपोर्ट ऑलरेडी मैंने 1.5 साल पहले उसकी एफआईआर की हुई है। उसकी पुष्टि 2 पुलिस ने की है, हबीबगंज थाने ने की है, क्राइम ब्रांच ने की है कि सारी लैब रिपोर्ट फेक लैब रिपोर्ट सुनील त्रिपाठी गैंग ने बनाई हुई है। इसकी पुष्टि की गई है, उसने अपने बयान में साफ लिखा है कि ये मैंने बनाई है, जिसकी जानकारी मेरे एमडी को नहीं थी। आपके क्या पुलिस पार्टनर थे पहले? नहीं, मेरे यहाँ सीईओ था कंपनी में। आपने ईडी जब आई थी, ईओडब्ल्यू के बाद जब ईडी आई तो आपने बताया फेक रिपोर्ट्स सारा बताया है सर, सारी लैब रिपोर्ट्स दी हैं उनको, सारे मैंने एफआईआर दिए हैं कि एफआईआर की चार्जशीट दी है मैंने। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि आपके यहाँ से सामान उसके बावजूद जब्त किया हुआ कुछ भी जब्त नहीं है, वो सब देखो, मुझे वो क्या बता रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे यहाँ से कोई एक मोबाइल भी जब्त नहीं है। 2-3 मोबाइल मेरी ससुराल से जब्त हुए, 1 आध मोबाइल, और कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट्स के नाम से मेरे यहाँ से कुछ मिला नहीं ये है। लोग रेड करने आते हैं तो आपके ऊपर किस तरह का प्रेशर बनाते हैं? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। जनरल उन्होंने बोला भाई जांच है, उन्होंने अपना सर्च वारंट दिखाया, हमने सर्च करा दी, और कुछ ऐसा कोई प्रेशर नहीं। बिजनेस के दौरान चिराग पासवान से आपकी मुलाकात हुई? मेरी कभी मुलाकात नहीं। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं कि चिराग पासवान जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? नहीं, वो जीजा है ना, चंद्रप्रकाश पांडे जो हमारे यहाँ डायरेक्टर था, वो उनका खास जीजा है। और बार बार क्या वो कॉल डिटेल में नंबर होगा, आप दिखा सकते हैं मीडिया के सामने? बार नहीं, मेरे पास तो सब आईडी आए तो मोबाइल पर सब लेके बार बार ये भी कहा जाता है चिराग पासवान आपके साथ पार्टनर है व्यापार में। पुलिस का कहना है बार बार चिराग पासवान पार्टनर है आपके बिजनेस में। नहीं, मेरे पार्टनर। आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा है सर? क्या आपकी पत्नी ने सुसाइड नोट लिखा है? पुलिस हाँ, सुसाइड नोट मेरी पत्नी ने लिखा है। तो पुलिस जांच कर रही है? पुलिस हाँ, करेगी। पुलिस क्या करेगी तो पुलिस ही बता सकती है, मैं तो। कल चूनाभट्टी थाना क्षेत्र में बंसल हॉस्पिटल से एक प्री-एमएनसी प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के जहर खाने के संबंध में रिपोर्ट उन्होंने डॉक्टर्स ने भेजी थी। उस संबंध में भी महिला के बयान नहीं हो पाए हैं। हालांकि महिला अभी सुबह की जो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी है स्टेबल है। महिला जो भी बयान देती है उसके आधार पर अग्रिम जाँच की जाएगी। सुसाइड नोट भी मिला है, उसमें कुछ लोगों का नाम भी बताया गया है, कौन है वो लोग? उसकी पुष्टि भी महिला के बयानों के आधार पर ही पुलिस जाँच में होगी, तो उसके बाद ही कुछ कह पाएंगे। मैम, उनके पति कह रहे हैं कि नोट मिल चुका है, हम बयान के लिए तैयार हैं, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए। हाँ, वो उसकी पुलिस जांच में जो भी वो बयान देंगे, फैमिली देगी, महिला खुद बयान देगी जब स्टेबल होती है और बयान देने की स्थिति में आती है, उसके बाद पुलिस अपनी जांच में जो भी होगा वो आगे कार्रवाई करेगी। अभी पहली प्राथमिकता पर सुसाइड नोट मिला है, किन किन के नाम है उसमें, क्या लिखा हुआ है सुसाइड नोट में? अभी जब तक महिला बयान नहीं देती है अपन उसकी पुष्टि नहीं कर सकते। जब पहले उसके बयान लिए जाएंगे, सारी चीज़ें की जाएंगी, उसके बाद ही पुलिस उसमें कुछ कह पाएगी। लेकिन उनके पति के द्वारा तमाम बड़े राजनेताओं पर आरोप लगाए गए हैं, जो देश में केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन उनका भी नाम लिया गया है, चिराग पासवान नाम है उनका। क्या उनका भी इस तरह का कोई नाम है सुसाइड नोट में? अभी इस संबंध में पुलिस कोई पुष्टि नहीं कर सकती जब तक जांच में पूरी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। अभी क्या कार्रवाई हुई प्राथमिक? प्राथमिक तौर पे तो डॉक्टर से रिपोर्ट ली गई, महिला की पहले तो स्थिति कैसी है उस संबंध में भी पुलिस ने प्रथम दृष्टया यही चीज़ें नोट की है कि महिला ठीक है कि नहीं। ठीक है। ऐसी स्थिति में दस्तावेज की जांच कर और इन आरोपीगण के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी का प्रकरण दर्ज कर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें, जिससे हमारी जमीन वापस मिल सके। शासन और प्रशासन से मेरी गुजारिश है कि जिस प्रकार से धोखाधड़ी की गई है, इसके ऊपर कार्रवाई के साथ साथ कड़ी सजा दी जाए। यह जानकारी में नरेश चंद्र सोनी भोपाल द्वारा मीडिया को दे रहा हूँ। बताएं, और आपकी जमीन कब खरीदी थी और क्या मामला है जमीन का? मेरा नाम नरेश चंद्र सोनी है। मैं मुन्नीलाल जोहरी का द्वितीय पुत्र, लकेरापरा भोपाल मकान नंबर 4 गली नंबर 2 में रहता हूं। और मैंने अपनी जमीन 1991 में नारायण सिंह से मंडी दीप वाली जमीन खरीदी थी 1.5 एकड़ 91 में। आज आपकी जमीन में किस आदमी ने कब्जा किया, उसका नाम क्या है? कब्जा नहीं किया उन्होंने, कब्जा तो वो मेरा ही है। एक तरह से उन्होंने कंटेनर रख दिया वैसे झूठा, और वो कंटेनर शो करके ये चाहते हैं अपना नाम लिख के उसको वो बेचना चाहते हैं ताकि उनके नाम से वो बिक जाए। तो ये मामला है बहुत पुराना है,
तो इसमें कोई था उन्होंने कब्जा कराया, कोई लेन देन नहीं था उनके साथ आपका? नहीं, मेरा क्या था, एक 99 में मुझे कुछ जरूरत पड़ी थी, तो मेरा उनसे व्यवहार था, तो मैंने उनसे 2.25 लाख रुपए दिए थे। जमीन की कीमत उस वक्त 10 लाख रुपए थी, मेरे उससे 2.25 लाख की जरूरत थी, तो मैंने 2.25 लाख दिए थे। और क्योंकि वैल्यूएशन गवर्नमेंट वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए उसमें 50 हजार रुपए के स्टाम्प लगे थे, और वो मैंने उनको 1 साल के बाद उनको वापस दे दिए थे और उनसे लिखा पढ़ी करा ली थी। वो बाकायदा उसमें नोटरी की लिखा पढ़ी करा ली थी कि ये जमीन के रुपए हमें मिल गए और हमारा कोई लेना देना नहीं रहा। इसका जो पिन पॉइंट था वो बड़ा भाई था। बड़े भाई ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मिले, तो फिर उन्होंने कहा मुझे 25,000 रुपये दीजिए आप। 2.25 लाख रुपए उसके, 50,000 रुपये मैंने उनको जो उन्होंने जो रजिस्ट्री में खर्च करे थे वो, 25,000 रुपये उनका ब्याज, 3 लाख रुपए की पहले रसीद है, वो भी नोटरी वाली, उसके बाद 3.25 लाख रुपए की रसीद दोनों भाइयों के दस्तखत की, छोटे और बड़े भाई के दस्तखत की मेरे पास है, जिसमें उन्होंने 2000 में लिख के दिया कि अब मेरा इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, और 2000 से जमीन मेरे पास। जब आपकी जो मूल रजिस्ट्री तो आपके पास है, फिर एक रजिस्ट्री कैसे हो गई, इसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट? वो असल में रजिस्ट्री उन्होंने थोड़ा फोर्सली कराई थी, इसलिए कराई थी कि वो 2.25 लाख रुपए मुझे चाहिए थे, तो उन्होंने गए, बड़े भाई गए और छोटे नाम के नाम रजिस्ट्री कराई। उस वक्त क्या था कि दोनों पार्टियों की जरूरत नहीं पड़ती थी, एक ही पार्टी रजिस्ट्री करा सकती थी। उसका मेरे साथ धोखाधड़ी अब कर रहे हैं वो, अब इसलिए कर रहे हैं कि वो उनके भाइयों से उनका लेन देन, दोनों बड़े भाई को दोनों के दस्तखत हैं, तो उन्होंने एक चाल चली है, एक पारिवारिक बंटवारा लिखवा के, जिसके नाम, जिससे मैंने रुपए लिए थे, राजेश सिंह बग्गा, उसके लड़के के नाम, वो उसको पारिवारिक बंटवारे में उन्होंने अभी 24 में चढ़वाया है, जिसका मुझे पता चला, तो मैंने उसका भाई के वहीं SDM में उसका केस लगा दिया। तो वो तो वहां से जब लेगा, जब वो डॉक्यूमेंट मिलेंगे तभी पता चलेगा ना। वो डॉक्यूमेंट की उन्होंने पूरी वहां से फाइल ही गायब कराई है। कहाँ पे जमीन है आपकी? ये मंडी द्वीप में है। सर, किस जिले का मामला है? ये रायसेन जिले का मामला है। रायसेन जिले का है। पूरी कार्रवाई रायसेन जिले से हुई है? नहीं, वो क्या है कि तहसील जो है वो गोहरगंज लगती है, तो कार्रवाई तहसील गोहरगंज में शुरू हुई है, और SDM भी गोहरगंज में बैठता है। रायसेन जिला कलेक्टर से मुलाकात की, आवेदन दिया अभी? नहीं, मैंने अभी तो SDM को दिया है। SDM जो है वो एक तरह से उसका वो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर होता है उसका वो देख रेख प्रतिनिधि होता है, तो वो SDM अभी वहाँ पर उसमें कार्रवाई मैंने शुरू कर दी। उन्होंने नामांकन मैंने 1 से 5 के बीच में कराया है, वो तो मुझे आइडिया नहीं, जब फाइल मिलेगी तो पता चलेगा। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि न्याय और सत्य से बढ़ के कुछ नहीं, सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य की हार होती है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नरेश चंद्र सोनी, मन्नूलाल जौहरी का द्वितीय पुत्र हूँ, और मैं लखेरापुरा मकान नंबर 4 गली नंबर 2 में रहता हूँ, और मेरा वहीं निवास है। लेकिन मेरी उम्र अब 80 साल की हो रही है, इसलिए थोड़ा मुझे तकलीफ रहती है आने जाने की, इसलिए मैं पूरी जगह जा नहीं पाता हूँ। हमेशा एक आध आदमी को मेरे को लेके चलना पड़ता है। ये दस्तावेज वहाँ पर थे, तो उसमें कुछ छेड़छाड़ हुई है क्या? कोई कॉपियां उसमें से पेज कुछ गायब भी हुए हैं? वो उन्होंने क्या करा है, 1 से 5 के बीच में जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट लगा के वहाँ पर जो अपने नाम नामांतरण करा था, मुझसे कहा था नामांतरण नहीं कराएंगे। जो भी नामांतरण वहाँ कराया है वो वहाँ के 1 से 5 के बीच के पूरे कागज वहाँ से, क्योंकि दस्तखत मेरे पास जो है वो वहाँ थे, वो उन्होंने गायब करा दिए। लेकिन वो कहीं ना कहीं निकल आएंगे, वो उनके ओरिजिनल दस्तखत। तो ये कॉपियां कहाँ तहसीलदार में जमा रहती है, पूरी रजिस्ट्री वगैरह की? नहीं, रजिस्ट्री की नहीं, ये रहती है एप्लीकेशन, जिसके वजह से वो नामांतरण वगैरह होता है, और उसकी इन्फॉर्मेशन जिससे जमीन होती है उसको भी दी जाती है। मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, और उन्होंने चुपचाप नहीं कराया। आज आप अपनी जमीन के लिए भटक रहे हैं, अब आप क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से, जो आपको धोखा? वो शासन प्रशासन मेरी सिर्फ, देखिए, सत्य हमेशा प्रताड़ित हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं होता। मैं सत्य पे हूँ, और सत्य की हमेशा विजय हुई। रावण भी जो मरा था वो सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई थी। सत्य में रामचंद्र जी की जीत हुई थी, रावण का हार हुई थी। लाडगंज थाना क्षेत्र में लगातार बढ़ते अपराध, अवैध नशे के कारोबार और
पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के विरोध में आज नागरिकों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव देवकी पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों नागरिकों ने थाना घेराव कर पुलिस अधीक्षक और नगर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार शिव को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि क्षेत्र में गांजा, शराब और अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री धड़ल्ले से जारी है, जिससे असामाजिक तत्वों का मनोबल बढ़ रहा है और अपराध की घटनाओं में तेजी आई है। महिलाओं की सुरक्षा पर संकट, अपराधियों के हौसले बुलंद। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही देवकी पटेल ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। आए दिन महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़छाड़ और अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मुकदर्शक बना हुआ है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ पुलिसकर्मी इन अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और वे खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्रमुख मांगे और चेतावनी। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन के समक्ष निम्नलिखित प्रमुख मांगे रखी। लाडगंज थाना क्षेत्र में अवैध नशे के कारोबार पर तत्काल रोक लगाई जाए, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए और उनके विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर कठोर कार्रवाई की जाए। अपराधियों को संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों की पहचान कर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाए। विपक्षी दलों और निर्दोष नागरिकों पर दर्ज फर्जी मुकदमों को तत्काल वापस लिया जाए। संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने शीघ्र उचित कदम नहीं उठाए तो शहर में व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने मांग की कि पुलिस विभाग अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल हो सके और आम नागरिकों को न्याय मिल सके। प्रदर्शन में शामिल प्रमुख लोग। इस विरोध प्रदर्शन में विधायक लखन घनघोरिया, पूर्व विधायक विनय सक्सेना, नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा, मोना कौरव, विवेक अवस्थी, नीलेश जैन, पंकज पांडे, राजेश यादव, रज्जू सराफ, रितेश बंटी, पंकज पटेल, शफी खान सहित सैकड़ों नागरिक उपस्थित रहे। इस प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। हालांकि स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो वे और अधिक व्यापक विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस प्रशासन इस बढ़ते अपराध और अवैध गतिविधियों पर क्या कदम उठाता है और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कितनी तत्परता दिखाता है। जी भैया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। आपने देखा होगा देवकी दिखने में एक छोटी सी बेटी है, जबलपुर शहर की बिटिया है, उसके साथ रात को गुंडे मारपीट करते हैं। हम लोग जब लगातार दबाव बना के बात करते तब रिपोर्ट दर्ज होती, लेकिन जबलपुर पुलिस उससे भी ज्यादा अकलमंदी और इस समय किसके दबाव में है जबलपुर शहर। 4 घंटे बाद रात को गुंडों के दबाव में, जिनका पुराना भारी आपराधिक रिकॉर्ड है और वो उस पूरे क्षेत्र में जिनका भारी आतंक है। आज आपने देखा जब मैं देवी से आप सबके सामने पूछ रहा था तो उसको नाम लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। जबलपुर पुलिस क्या हमारी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती? और एक कदम और आगे बढ़ के आपने उस पर काउंटर केस दर्ज कर दिया। इसके खिलाफ आज का धरना प्रदर्शन है और प्रशासन को स्पष्ट रूप से इस बात के लिए समझ जाना चाहिए। अगर यही हालात रहे तो आने वाले समय में जबलपुर शहर में जितने भी भाजपा के नेता आएंगे, बड़े से बड़े पद वाले, उनको जबलपुर शहर में घेराव किया जाएगा, काले झंडे दिखाए जाएंगे। पुलिस, लाडगंज पुलिस में लगातार इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही? खुलेआम मैं देख रहा हूँ आज कई पार्टी के जो सत्ता पार्टी के नेता है वो सुना है कि स्पा सेंटर में पार्टनरशिप कर लिए। पूरे शहर में मसाज के नाम पे, स्पा के नाम पे बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं। हमारे कचपुरा क्षेत्र में और कोहारे के आसपास खुलेआम कई जगहों पे जुआ सट्टा खिलाया जा रहा है और सुन रहे हैं कि सब में हमारे जो बहुत सारे माननीय है वो पार्टनर हो गए। तो ये सब धंधे अगर चलेंगे तो जबलपुर शहर की आम जनता का क्या होगा, इस बात के लिए हम लोग को चिंता कह रही है कि आप बताइए कहाँ चल रहा है, हम कार्रवाई करेंगे। एक बात सुनो, पहले एक बार एक एसपीओ कराया था, किस अधिकारी में हिम्मत है विनय सक्सेना के साथ चल के जुआ सट्टा पकड़ने की? आप अपने चैनल से पूछवा लो, मेरे साथ भेज दो। हमारी एक युवा कांग्रेस एनएसयूआई की कार्यकर्ता जो सदैव सक्रिय रहती है और जनता की सेवा में हमेशा की तत्पर रहती है, देवकी पटेल उन पर जो एक हमला हुआ और उस हमले में बाकायदा थाने से सहायता मांगी, रिपोर्ट की और उसकी रिपोर्ट में मुकदमा कायम नहीं हुआ, लेकिन घंटे 2 घंटे बाद जिन हमलावरों की रिपोर्ट पे भी काउंटर मुकदमा कायम हो गया देवकी के ऊपर। एक व्यवहारिक नजरिया होता है, पीड़ित पक्ष को सबसे पहले सुना जाता है। पीड़ित पक्ष देवकी थी, अपराधी पक्ष दूसरा था, दोनों पे काउंटर मुकदमा। तो ये पुलिस की कहीं ना कहीं
इसमें निकम्मापन था। कहीं न कहीं पुलिस की कार्रवाई पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि आपने कुछ ले दे के तो नहीं इस मामले को सेटल कर दिया। इसी प्रकार से एक दूसरा मामला हुआ था हमारे युवक कांग्रेस के साथी पंकज पटेल के साथ। कुछ समय पहले उसमें भी धरना प्रदर्शन हुआ, सबने स्वीकार किया अधिकारियों ने कि हाँ गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो उस पर सुधार करना चाहिए। अभी तक आज के दिन तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये दोनों चीजों पर पुलिस अपनी कार्यविधि पर सुधार करे, ऐसा आज हमारा आग्रह था। चेतावनी के साथ साथ आगे यदि नहीं सुधरे तो फिर सुधारना हम लोग को। पुलिस का कहना है कि गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उन्हें जेल भेज दिया गया। उनको वो तो भेज दिया गया, उसके लिए पुलिस को क्या करें, अपन नागरिक अभिनंदन करें क्या? अपराधियों को जेल भेज दिया, मुकदमा कायम कर दिया। मामला इस बात का है कि जो पीड़ित पक्ष है उसके ऊपर आपने मुकदमा क्यों कायम किया, काउंटर क्यों बनाया? जब पीड़ित पक्ष एक लड़की है, क्या वो लड़की उन लड़कों से लड़ी है? आप उसके ऊपर मुकदमा यदि बनता तो तुरंत आप बता देते। दोनों पक्ष की आई थे, उसी समय हमने बात की, बोले भैया मैं देवकी का मुकदमा बना के चला आया था, उसके बाद कैसे बन गया दूसरे पक्ष मुझे नहीं मालूम। ऐसा व्यक्ति यदि जिम्मेदार अधिकारी ये कहता है तो उसका मतलब सीधा सा है। माना जाए चेतावनी दे रहे हैं कि आगामी समय में अपनी कोई चेतावनी है, चिल्ला के चेतावनी नहीं दी जाती। थप्पड़ मारने के लिए जरूरी नहीं है कि गाली बक के मारो, वैसे ही मार देती है। पुलिस पर आरोप लग रहे हैं सर, कांग्रेसी आए थे आज लॉर्डगंज में एक एनएसयूआई संगठन के कुछ लोगों के द्वारा उपस्थित होकर एक ज्ञापन सौंपा गया है। इसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि लॉर्डगंज थाना क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे हैं और उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इस संबंध में जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसकी जांच कराई जाएगी और एक दो प्रकरण उन्होंने उठाए हैं जो ऑलरेडी विवेचना में है, उन पर विवेचना की जा रही है। और यदि कोई ऐसे साक्ष्य आते हैं जो अपराध योग्य नहीं है तो उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। कोई स्पेसिफिक अभी उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। हमारे कंट्रोल रूम, हमारे थाने के सभी सरकारी नंबर उपलब्ध है, कभी कोई सूचना मिलती है तो हमें तुरंत दी जाती है और उस पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है और आगे भी की जाती रहेगी। ये जो आरोपी हैं इनकी क्या गिरफ्तारी हो गई? इनकी तरफ से जो रिपोर्ट है उसमें आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनमें चालानी कार्रवाई भी हो गई है और एक काउंटर रिपोर्ट इनके ऊपर भी है जिसकी अभी विवेचना की जा रही है और उसके एविडेंस एकत्रित किए जा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज बयान आधार पर कार्रवाई की जाएगी। गोपेश्वर सतकोंडा ग्राम की समस्याओं को लेकर मौके पर पहुंचे एसडीएम ने ग्राम वासियों को समझाइश देते हुए कहा कि हम 4 दिन के अंदर अंदर आपकी समस्त समस्याओं का समाधान करेंगे और जो आपके ऊपर फॉरेस्ट द्वारा मामला पंजीकृत कराया उसमें भी हम आपकी पूर्ण रूप से मदद करेंगे। इस समझाइश को ग्राम वासियों ने मानते हुए धरना प्रदर्शन निरस्त किया। यह जानकारी मीडिया को ग्राम वासियों द्वारा दी गई। मैं अपनी राजस्व की भूमि पे बोर कर रहा था, उसको आके बलपूर्वक रुकवा दिया और क्षेत्र के लोगों ने और गांव के लोगों ने जब बोला कि क्यों रुकवा रहे तो उससे गुंडागर्दी करी, गाली गलौज करी थी। उस पर कार्रवाई के लिए हम लोग गए थे कलेक्टर साहब के यहाँ और कल एसडीएम साहब आए थे गांव में ही। उन्होंने हमारी समस्याएं सुनी और सारी समस्याओं का उन्होंने मंगलवार को मीटिंग करके समाधान का आश्वासन दिया है और डिप्टी रेंजर सज्जन मीणा को भी ट्रांसफर या सस्पेंड करने का उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे इस पर। ये विषय था। तो आज का जो प्रदर्शन साहब, जब एसडीएम साहब स्वयं आए हैं, सरकार आई है गांव में, तो सरकार की बात को तो नहीं डिनाई किया जा सकता। उन्होंने मंगलवार को मीटिंग करके सारी समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। हाँ, प्रदर्शन जब सरकार ने सारी चीजें हमारी सुन ली हैं तो हमें सरकार की तो सुनना ही है जी। एसडीएम साहब ने जो वन विभाग द्वारा झूठी एफआईआर करी गई है कि गांव के लोगों ने मारपीट करी है, उस पर भी संज्ञान लिया है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि उस पर हम जांच करवाएंगे और खात्मा लगवाएंगे, क्योंकि हम 4 लोगों का एफआईआर में नाम लिया गया है कि मारपीट करी, वो लोग मौके पर है ही नहीं। हम लोग मौके से करीब 100 फीट दूर हैं। जो मतलब वन विभाग के कर्मचारी हैं, हम उनके पास तक गए नहीं। कोई वीडियो एविडेंस हो हमें दिखा दें, हम स्वीकार कर लेंगे, नहीं तो वो झूठी एफआईआर को रद्द करने का भी एसडीएम साहब ने जांच करके आश्वासन दिया है। नाम बता दीजिए। गोपीलाल, पूर्व जनपद सदस्य हूँ मैं।
सर जो मामला आपका प्रशासन से लड़ाई लड़ रहे थे सर, किसी रेंजर के खिलाफ आप एफआईआर कराना चाह रहे थे, वो बोर्ड वगैरह सही समझ। हमारा मामला ये है कि हमारी निजी जमीन में रेंजर साहब बोर नहीं करने देते हैं और हमारे गांव में सबसे ज्यादा पानी की समस्या है। पानी सेठगंज से ले जाते हैं, गोपीसुर से लाते हैं, और जिसके पास कोई साधन नहीं है वो बेचारा सर पे पानी लेके आता है। आज जो प्रदर्शन होने वाला था उसको लेकर क्या है? उसको लेके हमारे माननीय एसडीएम साहब आए थे और उन्होंने बताया है कि आपकी जो मांग है वो पूरी करूंगा मैं। तो हम प्रशासन का सम्मान करते हैं और धरना क्या आज का जो धरना है उसको स्थगित करते हैं। आपकी मांगे नहीं मानी तो हमारी ये मांग अगर नहीं मानी तो हम फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, सीएम के यहाँ भी जाएंगे। कितने दिन का आश्वासन मिला है दिन? मंगलवार का बोला है मोदी ने कि मंगलवार के दिन हम आपकी सारी मांगे पूरी करेंगे, गांव में पानी की व्यवस्था भी करेंगे, और भाइट वालों ने बोला है हम भी बोर लगवाएंगे। तो ये सतकुंडा का मामला है। उज्जैन जिले के बड़नगर सेंट अगस्टिन स्कूल में राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर निजी शैक्षणिक संस्थान में तिरंगा नहीं फहराए जाने पर विरोध बढ़ता जा रहा है। प्रदेश स्तरीय मीडिया पर सारे दलों एवं सोशल मीडिया पर भी आरएसएस के बड़े पदाधिकारी भी चाहे इसका खुलेआम विरोध दर्ज कर रहे हैं और स्कूल की मान्यता रद्द करने की बात तक कही जा रही है। इसी के साथ जिन युवा और ग्रामीणों ने तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व का अपमान करने पर धरना प्रदर्शन और अपना विरोध दर्ज कराया था और प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी, इसके बावजूद भी प्रशासन में आपसी सामंजस्य की कमी दिखाई दे रही है। बड़नगर के एसडीएम धीरेन्द्र पराशर द्वारा मीडिया को दिए गए बयान में कहा जा रहा है कि ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जांच कर रहे, प्रतिवेदन आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो जब ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम परमार से हमारी बात हुई तो उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि मेरे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है, जबकि वरिष्ठ अधिकारी लगातार जांच की बात कह रहे हैं। तो आखिर जांच कौन कर रहा है? यहाँ सीधे सीधे जांच पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। बात राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व के अपमान की है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग संवेदनशील दिखाई नहीं दे रहा। आगे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कहते हैं मैं तो सिर्फ समझाइश देने गया था, मैं कोई जांच नहीं कर रहा हूं, और यह भी कह रहे हैं कि तिरंगा भी फहराया गया, जबकि स्कूल प्रिंसिपल ने स्पष्ट रूप से उपस्थित सभी के सामने कबूल किया। और साथ ही आपको बता दें कि 151 के बयान में भी स्कूल प्रिंसिपल ने कहा है कि हाँ, हमारे स्कूल में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं फहराया गया। अब यहाँ तो सीधे सीधे जांच पर और प्रशासन पर ही सवाल खड़े हो गए। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे एवं राष्ट्रीय पर्व के अपमान पर शिक्षा विभाग का यह हाल है तो अन्य मामलों में शिक्षा विभाग का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। और ऐसे ही अन्य मामलों में शिक्षा विभाग क्या करता होगा जहाँ से देश का भविष्य निर्धारित होता है। साथ ही हम आपको यहाँ बता दें कि यह हाल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के गृह जिले का है। इसी के साथ जब हमारी बात आंदोलन करने वाले युवाओं और ग्रामीणों से हुई तो उनका कहना था कि सोमवार तक जांच की बात और कार्रवाई की बात हमसे जिला शिक्षा अधिकारी, एसडीएम और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कही है। अगर कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की चेतावनी भी युवाओं और ग्रामीणों द्वारा दी गई है। युवाओं और ग्रामीणों का नेतृत्व कर रहे यादवेंद्र यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि राष्ट्रीय ध्वज एवं पर्व का अपमान हम किसी हाल बर्दाश्त नहीं करेंगे एवं इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन हमारी इस चेतावनी को गंभीरता से ले। यह भी कहा गया है अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले को किस प्रकार से लेता है। हालांकि प्रशासन यह एक संवेदनशील मामला मान रहा है और अब प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करता है या फिर लीपापोती कर मामले को दबा दिया जाता है या हम सभी के लिए देखने वाली बात होगी। हमारा और आप अभी बुलाइए, आप आना एक दिन रुक जाइए, नहीं रुकेंगे, फिर हम आपसे बात करना बंद कर देंगे, हम आपसे बात करना बंद कर देंगे, फिर चर्चा का मुद्दा ही नहीं बचेगा। अभी चर्चा का मुद्दा है, चर्चा चल रही है, चाह रहे हैं चाह रहे हैं हम तत्काल कार्रवाई होती है तो बिल्कुल स्कूल फिर बंदी होता है। सर आज एक्शन पढ़ाने की, बच्चे को पढ़ाने की शासकीय व्यवस्था आप नियोजित करो, उसकी शासकीय व्यवस्था नियोजित होगी। अगर तत्काल किसी विद्यालय की मान्यता रद्द होती है तो शासन उसकी बच्चों की पढ़ाने की व्यवस्था कराता है। आप अपने स्कूल का भी ध्यान रखो, मतलब नहीं हम बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, अगले साल बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, उनको पढ़ाने की अगले साल बन लेगा। आप एसडीएम साहब से विश्वास रखो। अरे कानून की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं हम, एसडीएम साहब को बोला नहीं, कानून की जो व्यवस्था है उसके माध्यम से आपसे बात कर रहे हैं और उस पर विश्वास है कि तत्काल होती है कार्रवाई, वो करिए आप इस पे ना लांग लपेट वाली विषय में मत लाओ। आप तत्काल करना है, कार्रवाई आज ही करो, आज ही बंद करना है। और सबसे बड़ी बात है 1 घंटे से सारे पालक और सारे लोग यहाँ खड़े हैं, प्राचार्य जिनके बच्चे
लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है। अरे ये कौन सा तरीका है? ये लोकाचार है, ये मानवीयता है इनकी। भैया यहाँ जितने परिवार के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, उनसे आकर के तो चर्चा करना चाहिए थी उनको, अधिकारी को। अब प्रिंसिपल यहाँ से गायब हो गए, कहीं चले गए, पुलिस को बुलाने चले गए। हम उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार कर रहे थे? चर्चा ही तो करने आए हम। पुलिस को बुलाने क्या अपराध कर रहे हैं? हाँ, हमको अपराध कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी व्यवस्था है, पर यहाँ पर सारे पालकों को जवाब देना पड़ेगा। मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि निश्चित कार्रवाई करनी पड़ेगी। कार्रवाई करो, आप आश्वासन दीजिए ही मत। आप तो कार्रवाई करिए। अरे अपन आतंकवादी अपने को अवेरने के लिए पुलिस को बुलाया है। आप बुलाओ पुलिस को, हमें कोई समस्या नहीं। कोई पुलिस पर कुछ भी नहीं करेगी। अरे वो उनकी सुरक्षा है, वो उनकी सुरक्षा है, वो उनकी सुरक्षा के लिए जो करना चाहे। पिछली बार भी छेड़छाड़ करना किसी के साथ तो धरना प्रदर्शन किया गया था सेंट अगस्टिन स्कूल में तिरंगा नहीं फहराया जाने के उसमें बीओ का स्पष्ट रूप से कहना है कि हमारे द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही और वहाँ पर ध्वजारोहण किया गया था और ऐसी बात कही जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब हम वहाँ विद्यालय पे पहुँचे थे तो विद्यालय के प्रिंसिपल द्वारा यह एक्सेप्ट कर लिया गया था कि हाँ, हमसे गलती हुई है और हमने उसमें झंडावंदन नहीं किया है। उसी तारतम्य में विद्यालय पर पुलिस विभाग ने भी और एसडीएम साहब ने कार्रवाई के तहत उनको 151 के माध्यम से जेल पहुंचाया था। शिक्षा विभाग के बीओ साहब वहां पर मौके पर पहुंचे थे और हमको ये आश्वासन दिया था कि हम इस पर शाम तक जांच के माध्यम से कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके विद्यालय की मान्यता को निरस्त करेंगे। इसी आश्वासन पर हम वहां से आए थे। अभी जो बयान मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला है, उन्होंने कहा कि मैं समझाइश देने गया था, तो फिर जांच क्या की? और वो कह रहे हैं कि झंडावंदन किया, तो बिना जांच के उनको कैसे पता चल गया कि झंडावंदन हो गया है? जब खुद व्यक्ति कह रहा है कि हम झंडावंदन नहीं कर पाए, विद्यालय के पालक कह रहे हैं और जितने विद्यार्थी उनके पालक कह रहे हैं, विद्यार्थी कह रहे हैं, तो बीओ साहब ने बिना जाँच के तय कर दिया। बीओ साहब, ये लीपापोती मत करो, और अगर आपने सोमवार तक का समय डीओ साहब ने हमसे मांगा है, अगर ये उन्होंने कार्रवाई इस पर विद्यालय पर नहीं की तो इस पर विरोध प्रदर्शन के लिए आप तैयार रहो। हम उग्र प्रदर्शन भी अगर हमको करना पड़ा, क्योंकि तिरंगा हमारी शान भी है और इस भारत के सैकड़ों करोड़ों युवाओं के बीच में और भारतीयों के बीच में दिल में इसका स्थान है। इसके अपमान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा, तो हम जरूर लड़ेंगे। एसडीएम साहब का कहना है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको नहीं लगता है कि प्रशासन क्या आपस में सामंजस्य की कमी है? अब एसडीएम साहब से जब बात होती है तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। शिक्षा विभाग हमको जांच बना करके हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। हमको सोमवार तक का समय मांगा है। सोमवार तक अगर एसडीएम साहब के माध्यम से और शिक्षा विभाग के माध्यम से अगर उस पर कार्रवाई नहीं हुई विद्यालय पर, तो इस पर उग्र प्रदर्शन होगा। जब जाँच हो ही नहीं रही है तो प्रतिवेदन पहुंचेगा कैसे? ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग ने समय मांगा, इसलिए मैं सोमवार तक के लिए हम जरूर इस पर रुकेंगे। और ये लीपापोती जो बीओ साहब कर रहे हैं कि मैं तो समझाइश के लिए गया था, तो आपकी समझाइश की आवश्यकता हमको है नहीं बीओ साहब, हम खुद समझदार हैं। तिरंगे के विषय पर जब ये स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पर झंडावंदन नहीं हुआ था, तो तिरंगे का अपमान आपको जाँच करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधी कार्रवाई करो। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप भी हमारी मीडिया के माध्यम से मैं उनको भी चेतावनी दे देता हूं, जितना धरना हम उस विद्यालय के विरोध में दे सकते हैं, तो बीओ साहब आप भी तैयार रहें। आपके भी विरोध में हमको अगर खड़ा रहना पड़ा और इकट्ठा होना पड़ा तो हम होंगे। सेंट अगस्टिन स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को तिरंगा न फहराने के लेकर आपके द्वारा जाँच की जा रही, क्या जाँच में क्या पाया गया और किस प्रकार के पहलू पर जाँच की गई? मुझे एसडीएम साहब के माध्यम से मालूम पड़ी थी कि वहाँ पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया। उनके आदेश अनुसार मैं वहाँ पर गया था। जाने के बाद वहाँ पर देखा कि बहुत सारी भीड़ इकट्ठी थी, तो उनको हमने समझाना, म्यूजियम साहब के माध्यम से मैंने समझाना किया कि जैसा भी कोई घटनाक्रम हुआ है, नहीं फहराया गया, इसकी हम जानकारी निकालेंगे और जानकारी निकालने के बाद जैसी भी रिपोर्ट होगी हम वरिष्ठ कार्यालय को दे देंगे और जहाँ से उनसे जैसा आदेश आएगा हम उसकी कार्य करेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मीडिया को जो स्कूल संचालक ने जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद में जो बयान दिया है उन्होंने खुद ने स्वीकार करा कि हमारे द्वारा ध्वजारोहण नहीं किया गया है। इसके बाद देशद्रोह की या जो भी धाराएं बनती है, जो भी शासन या जो भी शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्रवाई होती है, उसमें किस प्रकार की कार्रवाई के लिए आपने पत्र लिखा है? मैंने क्या है कि
मेरे को तो उन्होंने बताया कि हमने झंडावंदन करा, बच्चे नहीं बुलाए थे, मैंने झंडावंदन कराया। सर मेरा सवाल ये है कि जब आप भी मौके पर उपस्थित थे और आपके सामने भी कबूल किया गया है कि मैंने झंडा वंदन नहीं किया है, कबूलनामा, फिर आप बोल रहे हो कि हमें बोला गया, जब ये तो जांच का विषय बचा ही नहीं है। नहीं, उन्होंने मेरे सामने नहीं थी, उसके बाद जो किसी बार सामने रिकॉर्डिंग करी होगी, लेकिन मेरे सामने बोला कि झंडा वंदन कराया। नहीं सर, आपने उस दिन जांच की गई थी, आपके जांच नहीं की, मैंने उससे पूछताछ की गई है। आपके द्वारा बताया गया था सर कि मैं आज ही शाम को ही तुरंत में जांच जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करूंगा, फिर आप ये तो जो घटनाक्रम हुआ ना उसकी मैंने जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को भेज दी है, और मेरा अधिकार नहीं है कि मैं कोई जांच करूं। वरिष्ठ कार्यालय जैसे निर्देश देगा उसके अनुसार कार्य होगी। सेंट अगस्टिन स्कूल में तिरंगा नहीं फहराने का मामला सामने आया 26 जनवरी को, इसमें आगे क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें शांति व्यवस्था के लिए तो इस्तगासे के माध्यम से कार्रवाई की जा चुकी है। इसके साथ ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भी निर्देशित किया गया था कि वो अपने स्तर से इसकी विधिवत जांच करेंगे और जांच कर कार्रवाई के लिए प्रस्तावित करेंगे। शीघ्र ही वो प्रस्ताव मुझे प्राप्त होगा और मेरे माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी को कठोर कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाएगा। सर जांच का जो विषय बताया जा रहा, क्योंकि प्रिंसिपल द्वारा तो एक कबूलनामा किया गया था कि हमारे द्वारा तिरंगा नहीं फहराएगा वही मौके पर, तो अब की जांच का क्या विषय बचा है इस पर? जांच चूँकि शिक्षा विभाग से संबंधित है, इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों के माध्यम से ये जांच मुस्तकानी है और इस जांच को मेरे माध्यम से आगे प्रेषित कर दिया जाएगा।